हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 2 का लेसन 2 करेंगे, जिसका नाम है डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पॉन्जी स्कीम एंड ऑनलाइन फ्रॉड। और हमने पिछली वीडियो में लेसन 1 कंप्लीट कर लिया था, यूनिट 2 का लेसन 1। ठीक, तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पूंजी स्कीम एंड ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है? ऑनलाइन फ्रॉड से तो आपको सब पता ही होगा, आप इस चीज से परिचित हो, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा तीनों चीजें। कि पहले शुरू करते हैं डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये क्या होता है। देखिए, इसका क्या मतलब होता है डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या एक वित्तीय लेन-देन को डिजिटल रूप में बदलना। यदि मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, एक लाइन में बताऊं, तो वित्तीय लेन-देन को डिजिटल रूप में बदलना, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल भुगतान, यूपीआई आदि। तो ये होता है डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पोंजी स्कीम, पोंजी स्कीम क्या होती है? पोंजी स्कीम एक प्रकार की धोखाधड़ी योजना। क्या है? धोखाधड़ी योजना, जिसमें निवेशकों को आकर्षित करने के लिए झूठे वादे किए जाते हैं। उदाहरण के लिए बर्नी मैडॉफ की धोखाधड़ी योजना, जिसमें उन्होंने निवेशकों से अरबों डॉलर की धोखाधड़ी की है। कौन है ये बर्नी मैडॉफ? बर्नी मैडॉफ से हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बर्नी मैडॉफ कौन है। तो जो बर्नी मैडॉफ है, वो एक अमेरिकी वित्तीय सलाहकार और धोखेबाज थे, जिन्होंने अपनी कंपनी मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से एक बड़े पैमाने पर पोंजी स्कीम चलाई थी। कौन सी पोंजी स्कीम चलाई थी? उन्होंने अपने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए झूठे वादे किए और उन्हें अपने पैसे निवेश करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपने निवेशकों से अरबों डॉलर की धोखाधड़ी की और अपने अपराध के लिए 2009 में गिरफ्तार किए गए। जो मैडॉफ को 150 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और उन्हें 2021 में जेल में ही मित्र घोषित किया गया था। उनकी धोखाधड़ी ने वित्तीय बाजारों में एक बड़ा आघात पहुंचाया और निवेशकों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। तो आई होप आपको बर्नी मैडॉफ के बारे में पता चल गया होगा और पोंजी स्कीम के बारे में भी पता चल गया होगा। तो पता चल गया कि पोंजी स्कीम क्या होता है। पोंजी स्कीम एक धोखाधड़ी योजना है, जिसमें जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उसको आकर्षित करने के लिए झूठे वादे किए जाते हैं। तो आप इन चीज से सावधान रहिए। ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड भी एक तरह का फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड है। अब ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है कि ये भी एक धोखाधड़ी है, जो इंटरनेट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग करके की जाती है, उसी के माध्यम से की जाती है ना। इसमें धोखेबाज जो होता है, आपकी व्यक्तिगत जानकारी या वित्तीय जानकारी का दुरुपयोग करके आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, आपका बैंक बैलेंस, क्या कहते हैं, आपका जो बैंक बैलेंस होता है, उसको सारा पैसा उसमें से निकाल लेते हैं। आपको कोई लिंक भेजेंगे, आपको कुछ भेजेंगे और आप उसमें क्लिक करेंगे, आपका पैसे सारे गए। इसलिए इन चीज़ों से बचिए। ठीक, ऑनलाइन फ्रॉड किस किस तरह से हो सकते हैं, किस किस तरह से हो सकते हैं, इसके क्या 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 प्रकार हैं इसके। फिशिंग, जो फिशिंग का मतलब क्या है कि धोखेबाज आपको जो है एक नकली ईमेल या मैसेज भेजते हैं, जो वास्तविक लगता है, जो लगता है कि ये रियल है, लेकिन इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए एक लिंक या अटैचमेंट होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको लिंक भेजा जाएगा, आप उसमें क्लिक करेंगे और आपके पैसे गए। तो इस चीज से सावधान रहिए। और फ्रॉडुलेंट, आगे फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जो धोखेबाज होता है, वो आपके बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके अवैध लेन देन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन स्कीम हैं कि जो धोखेबाज होता है, वो आपकी एक नकली वेबसाइट या ऐप के माध्यम से धोखा देते हैं और आपकी व्यक्तिगत जानकारी या वित्तीय जानकारी चोरी करते हैं। तो ऑनलाइन फ्रॉड से क्या बचाव हो सकते हैं? ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के क्या तरीके हो सकते हैं?
कि सावधानी से ईमेल और मैसेज खोलें, व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें, पासवर्ड मजबूत रखें, अपना पासवर्ड मजबूत बना के रखें, ऐसे नहीं कि एकदम वैसा ही बना दिया आसान सा। ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें, तो इन तरीके से आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। तो चलिए चैप्टर में चलते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया। डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पोंजी स्कीम एंड ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। आई होप आपको समझ आया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ दिस लेसन यू विल एक्वायर अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेटेस्ट इनिशिएटिव्स एंड टेक्नोलॉजीज इन द बैंकिंग डोमेन। क्या बोला है? इस पाठ में सफल समापन पर आप बैंकिंग क्षेत्र में नवीनतम पहलों और प्रौद्योगिकियों की विस्तृत समझ प्राप्त कर सकेंगे। ठीक? In light of the Indian economy rapid transition towards a cashless society, it is of paramount importance to acquaint oneself with the various modes of online transaction that are available to individuals through banks and other online platforms. बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नकदी रहित समाज की ओर तेजी से बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बैंकों और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्तियों के लिए उपलब्ध ऑनलाइन लेनदेन के विभिन्न तरीकों से खुद को परिचित करना सबसे महत्वपूर्ण है। This lesson provides an in-depth overview of this online transaction platform, include best practices for their effective utilization. यह पाठ इन ऑनलाइन लेनदेन प्लेटफॉर्म का गहन अवलोकन प्रदान करता है जिसमें उनके प्रभावी उपयोग के लिए सर्वोत्तम अभ्यास शामिल है। क्या है? सर्वोत्तम अभ्यास शामिल है। Furthermore, it is elucidates and potential risks associated with online transactions such as Ponzi scheme and online fraud, and provides guidance on how to identify and avoid these fraudulent activities. It is imperative that individuals exercise caution during online transactions, particularly those that offer short-term gains. This lesson imparts valuable precaution that individuals can take to ensure the safety and security of their online transaction. In conclusion, this lesson will provide the requisite knowledge to navigate the digital landscape of banking and online transaction with confidence and proficiency. ठीक, तो जैसे कि यहाँ ऑनलाइन लेन-देन से जुड़े संभावित जोखिम है, जैसे पोंजी योजनाएं ऑनलाइन धोखाधड़ी को स्पष्ट करता है और इन धोखाधड़ी गतिविधियों की पहचान करने और उनसे बचने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह जरूरी है कि व्यक्ति ऑनलाइन लेन-देन के दौरान सावधानी बरते, खासकर उन लोगों के लिए जो अल्पकालिक लाभ प्रदान करते हैं, जो लाभ के लिए नए-नए प्लेटफ़ॉर्म में जाते रहते हैं और क्लिक करते रहते हैं और जिससे वो खतरे में आ जाते हैं। यह पाठ मूल्यवान सावधानियाँ प्रदान करता है जो व्यक्ति अपने ऑनलाइन लेन-देन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं। यदि इसका कंक्लूजन देखें, इसका निष्कर्ष देखें, तो जो यह पाठ है वो बैंकिंग और ऑनलाइन, ये क्या है? बैंकिंग और ऑनलाइन लेन-देन के डिजिटल को आत्मविश्वास और दक्षता के साथ नेविगेट करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करेगा। कि मैं आपको इसको शॉर्ट में बताऊं, वैसे तो ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि आगे हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको शॉर्ट में बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है। यदि आपको ना समझ आया हो जो मैंने अभी समझाया तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको अब शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इस पार्ट में बोला गया है, इस पार्ट के बाद आपको बैंकिंग क्षेत्र में नवीनतम पहलू और प्रौद्योगिकियों की विस्तृत जानकारी मिलेगी। इस पार्ट में क्या-क्या शामिल है? ऑनलाइन लेन-देन के तरीके हैं, ऑनलाइन लेन-देन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी और पोंजी स्कीम से बचने के तरीके बताए गए हैं आपको,
ऑनलाइन लेन-देन की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए सावधानियाँ कैसे करनी है वो बताई गई है इस पार्ट में। इस पार्ट को यदि आप पूरा करेंगे, पूरा करने के बाद आप बैंकिंग और ऑनलाइन लेन-देन के डिजिटल में आत्मविश्वास और कुशलता के साथ नेविगेट कर पाएँगे। आपको पता चल जाएगा कि आपको इस पार्ट में क्या-क्या दे रखा है और आप उसका यूज़ कर पाएँगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में है कैशलेस बैंकिंग। क्या है? कैशलेस बैंकिंग। और कैशलेस बैंकिंग पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, जब भी आपको समझ आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कैशलेस बैंकिंग, कैश बी इट कॉइन्स और करेंसी मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज हैंडलिंग देम इज अ कॉस्टली अफेयर्स। क्या बोला है कि नकदी चाहे वो सिक्के हो या मुद्रा, उनका निर्माण और रख रखाव एक महंगा मामला है। There are inherent risks associated with cash handling and transfer and the cost outweigh the benefits. नकदी को संभालने और स्थानांतरित करने से जुड़े जोखिम अंतर्निहित है। क्या है? अंतर्निहित है और लागत लाभ से अधिक है। लागत है लाभ से क्या है? अधिक है, ज्यादा है। To promote and empower the economy, the GOI has introduced cashless banking more so in bank-to-bank dealing. अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने बैंक से बैंक लेन-देन में कैशलेस बैंकिंग की शुरुआत की है। It has how now trickled down the other stera of society. It includes plastic money like debit cards, credit cards, mobile wallets, etc. You need to be aware, and so you will get basic knowledge of some of the tools that has helped in the growth of cashless banking in India. क्या बोला गया है कि अब क्या अब समाज के अन्य वर्गों तक यह पहुंच गया है। क्या पहुंच गया है? ये इस क्या पहुंच गया है बताइए? कैशलेस का चीज पहुंच गया है। कैशलेस का मतलब कि जैसे डेबिट कार्ड, आपको अब जो जेब है, जेब तो है ही, जेब में आपको पैसे लेके घूमना, सिर्फ एक कार्ड लेके आप जाते हैं, कैशलेस रहता है आपके पास, और आप जाके निकाल लेते हैं एटीएम से। तो इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट आदि जैसी प्लास्टिक मनी शामिल हैं। और आजकल तो मोबाइल से ही काम चल रहा है, यूपीआई के थ्रू। तो क्या बोला गया है कि आपको जागरूक होने की आवश्यकता है, और नीचे आपको कुछ ऐसे उपकरणों के बारे में बुनियादी जानकारी मिलेगी जिन्होंने भारत में कैशलेस बैंकिंग के विकास में मदद की है। तो यही सब इसमें बताया गया है आपको। अब कैशलेस बैंकिंग का मतलब ही क्या है कि जो पैसे हैं वो जेब में लेके ना घूमना, कैशलेस होना। और आपके पास कैशलेस क्या क्या है? जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसमें से आप पैसे निकाल सकते हैं, जब मर्जी कहीं भी निकाल सकते हैं, और फ़ोन का यूज़ करके भी आप पैसे निकाल सकते हैं। तो आपको पता हो गई। बैंक कार्ड like debit card, credit card are the most popular cashless payment method. Unstructured supplementary services data is tailor-made for those without a smartphone. Payment can be made without a smartphone or internet. QR code. The term QR code stands for quick response, through which consumers scan the QR code of the merchant to complete the transaction. क्या बोला गया है कि जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे बैंक कार्ड सबसे लोकप्रिय कैशलेस भुगतान विधि है। यह लोकप्रिय है, आजकल इसका ज़्यादा लोग इसका यूज़ करा जा रहा है, लोग इसको ज़्यादा यूज़ कर रहा है। ये मोस्ट पॉपुलर कैशलेस पेमेंट मेथड बन गया है। अनस्ट्रक्चर्ड सिमुलेट सर्विस डाटा उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। एक ये उन यूएसएसडी, ये उनके लिए बनाया गया है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं। अब स्मार्टफोन नहीं है तो वो क्या कैसे करेगा? इसके थ्रू कर सकता है। तो यूएसएसडी होता क्या है? तो यूएसएसडी का मतलब होता है कि
यूएसडी सेवाएं विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन की गई जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि उनके पास कोई फोन भी नहीं। ठीक, आप ये मत समझिए कि उसके पास कोई फोन ही नहीं है। यह सेवा मोबाइल नेटवर्क पर चलती है, मोबाइल से ही करेगा ना वो, लेकिन उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। वो यूएसएसडी का प्रयोग करके ये सेवा ले रहा है और इसके लिए किसी भी प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। यूएसएसडी सेवाएं उन लोगों के लिए उपयोगी है जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिए, जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं, मैंने स्पेशल बता दिया है कि स्मार्टफोन, मैंने ये नहीं बोला कि के पास कोई भी फोन, के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने के कारण ऑनलाइन सेवा का उपयोग नहीं कर सकता। बुनियादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, जैसे कि छोटे मोबाइल। यूएसडी सेवाएं इन लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारी और सेवाएं प्रदान करने में मदद करते हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज और अन्य सेवाएं। ठीक, समझ आ गया होगा आई होप। तो आगे क्या बोला है, आगे चलिए यहाँ से हम दोबारा पढ़ लेते हैं, यहाँ से दोबारा पढ़ लेते हैं। कोई नहीं। बोला है बैंक कार्ड्स लाइक डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड आर द मोस्ट पॉपुलर कैशलेस मेथड्स अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा is tailor-made for those without a smartphone. Payment can be made without a smartphone or internet. QR code, the term QR code stands for, बोला है कि स्मार्टफोन या इंटरनेट के बिना भी भुगतान किया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। QR कोड, द टर्म QR कोड स्टैंड फॉर क्विक रिस्पॉन्स, जल्दी रिस्पॉन्स देता है। आप स्कैन करते हैं QR और 1 सेकंडों में आपका वो स्कैन हो जाता है। आप देखते होंगे, आप किसी को पेमेंट करते होंगे तो स्कैन क्विकली हो जाता है, तो क्विक रिस्पॉन्स। थ्रू विच कंज्यूमर स्कैन द QR कोड of the merchant to complete the transaction. It is a square grid containing pattern of the black square and is read by imaging devices like smartphones, cameras. बोला है कि क्विक रिस्पॉन्स जिसके माध्यम से उपभोक्ता लेन देन को पूरा करने के लिए व्यापारी के QR कोड को स्कैन करते हैं। ये क्या है, यह एक चौकोर ग्रिड है जिसमें काले रंग के वर्ग का पैटर्न होता है और इसे स्मार्टफोन कैमरों जैसे इमेजिंग उपकरणों द्वारा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ सकते हैं, तो कैमरा के द्वारा पढ़ लिया जाता है। स्कैन के, जब आप स्कैन करते हैं तो आपका कैमरा उसको पढ़ लेता है। मोबाइल वॉलेट, they are fast, risk-free and convenient through which people are able to transact and store e-money by simply linking it to their respective bank account. The user can make any kind of payment by simply entering phone number, email, unique code or scanning QR code. मोबाइल वॉलेट ये तेज, जोखिम मुक्त और सुविधाजनक है जिसके जरिए लोग अपने संबंधित बैंक खाते से लिंक करके ई मनी का लेन देन और भंडारण कर सकते हैं। उपयोगकर्ता केवल फोन नंबर, ईमेल और द्वितीय कोड या क्यूआर कोड स्कैन करके किसी भी तरह का भुगतान कर सकता है। तो आपको तो पता ही होगा, आजकल सभी इसका यूज कर रहे हैं और आप भी यूज कर रहे होंगे, तो आपको ये पता होगा। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग क्या है, तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या है ई बैंकिंग। Banking using electronic mode is called electronic banking or e-banking for short. It is synonymous with virtual banking, online banking. Here the telecom network is utilized for bank-related work with computers or even mobiles. इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करके बैंकिंग को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ईमेल बैंकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ईमेल बैंकिंग कहा जाता है। यह वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग का पर्याय है। यह दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से बैंक से संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। थ्रू ई बैंकिंग बैंक्स ऑफर सर्विसेज लाइक मोबाइल बैंकिंग, ECS, स्मार्ट कार्ड,
EFTs, टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा। ई बैंकिंग के माध्यम से बैंक मोबाइल बैंकिंग, ES या ESC, स्मार्ट कार्ड, EFTs, टेली बैंकिंग, ये सभी चीजें। मोबाइल बैंकिंग पहला क्या है? मोबाइल बैंकिंग। अब इसको हम पढ़ लेंगे डिटेल में थोड़ा। मोबाइल बैंकिंग क्या है, ECS क्या है, स्मार्ट कार्ड क्या है, EFTs क्या है और टेली बैंकिंग क्या है, और भी चीजें। एक वन बाय वन चलिए पढ़ते हैं। मोबाइल बैंकिंग, तो क्या होता है मोबाइल बैंकिंग? आपके आपके फोन में होगा मोबाइल बैंकिंग का ऐप, वही है आपका मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग, तो मोबाइल बैंकिंग पढ़ लेते हैं। मोबाइल बैंकिंग अदरवाइज कॉल्ड एम बैंकिंग is a name utilized for performing account exchanges or transaction, bill payments, credit application, balance checks, and other financial exchanges through a mobile phone, like personal digital assistant or a cell phone. मोबाइल बैंकिंग, जिसे एक बैंकिंग भी कहा जाता है, एक ऐसा नाम है जिसका उपयोग व्यक्तिगत डिजिटल सहायक या सेल फोन जैसे मोबाइल फोन के माध्यम से खाता लेन देन या लेन देन, बिल भुगतान, क्रेडिट आवेदन, शेष राशि की जांच, मतलब बचे हुए राशि का पता लगाना कि कितने हमारे अकाउंट में राशि बची है, कितने पैसे बचे हैं, उसका पता लगाना और अन्य वित्तीय लेन देन करने के लिए किया जाता है, इसे मोबाइल बैंकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है, पढ़ लेते हैं। The electronic clearing system is a creative provision for occupied individual. With this provision, an individual's credit card bill is consequently charged from the same individual's saving bank account. So one does not have to stress over missed or late payment. क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम व्यस्त व्यक्तियों के लिए एक रचनात्मक प्रावधान है। इस प्रावधान के साथ किसी व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड का बिल उसी व्यक्ति के बचत बैंक खाते से स्वचालित रूप से चार्ज किया जाता है, चार्ज किया जाता है। इसीलिए इसीलिए किसी को छूटे हुए या देर से भुगतान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड तो आप जानते ही हैं, अच्छे से जानते होंगे। स्मार्ट कार्ड, a smart card is a card that stores data on a microchip। आप स्मार्ट बच्चे हैं तो आप स्मार्ट कार्ड भी जानते हैं। A smart card is a card that stores data on a microchip or a memory chip or a microprocessor in lieu of the magnetic stripe found on debit cards and credit cards. Smart cards are not utilized for transferring or moving monetary data alone, but also they can be utilized for an instrument of identification ground. Exchanges made with smart card or scrambled or encrypt to shield the exchange of data from one party to each. Encoded exchanges cannot be hacked and does not transmit any extra data past what's required for finishing the single exchange or transactions. तो स्मार्ट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर पाए जाने वाले चुंबकीय क्या है, पट्टी करता है। चुंबकीय पट्टी के स्थान पर माइक्रोचिप या मेमोरी चिप या माइक्रो प्रोसेसर पर डाटा संग्रहित करता है। स्मार्ट कार्ड का उपयोग केवल मुद्रित डेटा को स्थानांतरित करने या स्थानांतरित करने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इनका उपयोग कई तरह के पहचान आधारों के लिए भी किया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड से किए गए लेन देन को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए एनक्रिप्ट किया जाता है। प्रत्येक एनकोडेड लेन देन को हैक नहीं किया जा सकता है और एकल लेन देन मतलब इंडिविजुअल जो लेन देन होता है, इंडिविजुअल जो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन को पूरा करने के लिए आवश्यक डेटा से अधिक कोई अतिरिक्त डेटा संचारित नहीं करता है। आगे है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्या है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स? क्या होता है?
इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर इज द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन विद एन इंडिविजुअल अकाउंट। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एक व्यक्तिगत खाते से शुरू होने वाली नकदी का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान। The bank to another individual account of the same bank or within or with other financial institution or with multiple institution by means of personal computers based frameworks without the immediate intercession of bank's staff। बैंक द्वारा उसी बैंक के किसी अन्य व्यक्तिगत खाते में या अन्य वित्त संस्थाओं के भीतर या उनके साथ एकाधिक संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत कंप्यूटर आधारित ढांचे के माध्यम से बैंक कर्मचारियों के तत्काल हस्तक्षेप के बिना धनराशि स्थानांतरित की जा सकती है। आया आगे है टेलीफोन बैंकिंग। क्या है? टेलीफोन बैंकिंग। टेलीफोन बैंकिंग क्या मतलब है? टेलीफोन बैंकिंग इज एन assistance given by a bank or other monetary foundation or other financial institution that empower clients to perform the way telephone a scope of monetary exchange which don't include cash or financial instrument without the need to visit an ATM or a bank branch। टेलीफोन बैंकिंग बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता है या अन्य वित्तीय संस्थान या अन्य वित्तीय संस्थाएं जो ग्राहकों को टेलीफोन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेन देन करने की सुविधा प्रदान करती है जिनमें नकदी या वित्तीय साधन शामिल नहीं होते और इसके लिए उन्हें एटीएम या बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती। होम बैंकिंग। होम बैंकिंग क्या है? होम बैंकिंग इज द मोस्ट कॉमन वे टू ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन ही तो लिखा है from your own housing as compared to inconvenience of visiting a bank's branch। You are able to make account request, deal in cash, pay bills, apply for credits by just pushing a few buttons at your time and pace। The benefits are convenience is 24/7 available। 24 घंटे सातों दिन को उपलब्ध रहते हैं। Physical visits interaction avoided। It is less costly for the bank as paperwork get reduced physical transactions risk। बैंक की शाखा में जाने की असुविधा की तुलना में होम बैंकिंग आपके अपने घर से लेन देन करने का सबसे आम तरीका है। आप अपने समय और गति से बस कुछ बटन दबाकर खाता अनुरोध करने नकदी का लेन देन करने बिलों का भुगतान करने क्रेडिट के लिए आवेदन करने में सक्षम हैं। इसके लाभ हैं सुविधा, आसान पहुंच, 24 घंटे सातों दिन उपलब्धता, भौतिक यात्रा और बातचीत से बचना। यह बैंक के लिए कम खर्चीला है क्योंकि कागजी कार्रवाई, भौतिक हस्तांतरण और जोखिम कम होता है। नेक्स्ट है हमारा नेट बैंकिंग। क्या है? नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग क्या है? नेट बैंकिंग का आजकल तो सभी यूज कर रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग और नेट बैंकिंग इज अ फैसिलिटी ऑफर्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट अलाउ कस्टमर्स बैंकिंग सर्विसेज for the internet। Customer needs not visit their bank's branch office or each and every small services। The persons need to register themselves with the concerned bank in order to avail net banking services। इंटरनेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग या नेट बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाने वाली एक सुविधा है जो ग्राहकों और इंटरनेट पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। ग्राहकों को हर छोटी से बड़ी सेवा का लाभ उठाने के लिए अपने बैंक के शाखा कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती। नेट बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को संबंधित बैंकों के साथ खुद को पंजीकृत करना होता है, खुद को रजिस्टर करना होता है। किसमें? मोबाइल पर। आप अपने मोबाइल पर रजिस्टर करते हैं और का सेवा क्या करते हैं? प्राप्त करते लेते हैं। और आपको कुछ भी सामान खरीदना होता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें, तो आप नेट बैंक का यूज करते हैं। आप बैंक नहीं जाते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट उसमें पैसे निकाल लेते हैं। ठीक, तो फीचर्स क्या है नेट बैंकिंग के?
नेट बैंकिंग की विशेषताएं क्या है? चेक द अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन, खाता विवरण ऑनलाइन जांच सकते हैं, अपने अकाउंट स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि हमारा कितना पैसा गया, कितना पैसा आया। आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं पूरे 1 महीने का, एक ऑनलाइन वो भी। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं ना, आपको बैंक जाने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। आप अपना जो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपने। ओपन अ फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट, सावधि जमा खाता खोलने, इसमें से अपना फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट खोल सकते हैं। पे यूटिलिटी बिल सच एज़ वाटर बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल पे कर सकते हैं। मेक मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं, तो अभी बताया दुकान में जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, छोटी-छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें खरीद सकते हैं। फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑर्डर फॉर चेक बुक ऑर्डर कर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, रिचार्ज प्रीपेड मोबाइल, ये सब तो आप करते ही हैं, आपको पता ही होगा, आपको ज़्यादा बताने की क्या ज़रूरत है, इसके बारे में तो अच्छे से ही जानते होंगे। हुँ, तो नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ नेट बैंकिंग। अब एडवांटेजेस क्या है हमारे नेट बैंकिंग के? तो चलिए नेट बैंकिंग पढ़ते हैं। यदि आपको बाहर की आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करिए, और नहीं आ रही है तो कोई बात ही नहीं। ठीक? तो एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदे क्या हैं हमारे नेट बैंकिंग के? यू कैन अवेल सर्विसेज राउंड द क्लॉक, आप 24 घंटे सेवाएं का लाभ उठा सकते हैं। 24 घंटे, आप रात को 12 बजे भी उठ के ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो 24 घंटे आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड are not time restricted. You can check your account balance at any time and transfer funds without having to wait for the bank to open. तो समझ ही गए होंगे कि प्रदान की जाने वाली अधिकांश सेवाएं समय प्रतिबंधित नहीं है। आप किसी भी समय अपने खाते की शेष राशि को चेक कर सकते हैं और बैंक खुलने का इंतजार किए बिना अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी को भी। इट इज़ अ सिंपल एंड ईजी टू ऑपरेट, इसे चलाना सरल और आसान है। यूजिंग द सर्विसेज ऑफर्ड बाय ऑनलाइन बैंकिंग इज सिंपल एंड ईजी, मैनी फाइंड ट्रांजेक्शन एंड ऑनलाइन a lot easier than visiting the branch for the same, one need not stand in a long queue. ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग करना सरल और आसान है। कई लोगों को शाखा में जाने की तुलना में ऑनलाइन लेन-देन करना बहुत आसान लगता है। आपको लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैंक में जाके लंबी कतार में लाइन, आप अपने घर से बैठे-बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको सामान खरीदने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हाँ, वो अलग बात है, आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन आपको जो ऑनलाइन ऑर्डर करोगे उसका तो आने का भी चार्ज लगेगा ना। तो आप ज़्यादा प्रेफ़र करोगे कि आप अपने घर के पास से लो, इसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा। इतना कष्ट तो उठाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ कन्वीनिएंट एंड एफिशिएंट एज़ यू कैन कंप्लीट ट्रांज़ैक्शन विथिन मिनट। यह सुविधाजनक और कुशल है क्योंकि आप मिनटों में लेन-देन पूरा कर सकते हैं। वाह! You can complete your transaction from wherever you are. Pay utility bills, recurring deposit account installment and others using online banking. You can complete any transaction in a matter of a few minutes via internet banking. Funds can be transferred any account within the country or open a fixed deposit account within no time on net banking. क्या बोला गया है? क्या बोला गया है बता सकता है कोई? मैं बताता हूँ। आप जहाँ भी हो, आप जहाँ भी हो, अभी आप कहाँ हो? वहीं पे जहाँ आप जहाँ भी हो, वहाँ से अपने लेन-देन को पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करके उपयोगिता बिल, आवर्ती जमा खाते, किस्तें और अन्य भुगतान करें। आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कुछ ही मिनटों में कोई भी लेन-देन पूरा कर सकते हैं।
नेट बैंकिंग पर कुछ ही समय में देश के किसी भी खाते में धनराशि पहुंचा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो जमा खाता भी खोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो। आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए जिससे हमारी और आने वाली वीडियो आप तक। तो नेक्स्ट है यू कैन कीप अ ट्रैक ऑन ऑल योर ट्रांजेक्शन एज दे ऑल आर रिकॉर्डेड। क्या बोला गया है कि आप अपने सभी लेन देन पर नजर रख सकते हैं। जो भी आपके लेन देन हो रहे हैं उस पर आप निगरानी कर सकते हैं। क्योंकि 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 when you make at transaction at the bank branch, you will receive an acknowledgement receipt. There are possible of your losing it. It contests all the transaction you perform on a bank's internet banking portal will be recorded. You can show this as a proof of the transaction if need be. Details such as the pay's name, banker's account number, the amount paid, date and time of the payment, and remark of any will be recorded as well. बोला गया है जब आप बैंक शाखा में कोई लेन देन करते हैं तो आपको एक रसीद प्राप्त होती है। आपके द्वारा इसे खोने की संभावना है। इसके विपरीत जो बैंक के इंटरनेट बैंकिंग है पोर्टल पर आपके द्वारा किए गए सभी लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हैं। यदि आवश्यकता होती है तो आप इस लेन देन के प्रमाण के रूप में देख भी सकते हैं। जब आपको रिसिप्ट वहां से मिलती है, यदि खो जाए क्या आपको मिल जाएगा, लेकिन इंटरनेट से आप दोबारा निकाल सकते हैं। भुगतानकर्ता का उसमें नाम लिखा होता है। जब जब यदि वो रूप में जो प्रमाण आप लेन देन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें भुगतानकर्ता का नाम होता है जो पेमेंट करता है, बैंक खाता का संख्या, भुगतान की गई राशि, तिथि लिखी रहती है, समय लिखा रहता है। यदि कोई हो टिप्पणी तो वो भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब है इसके डिसएडवांटेजेस। अब किसी चीज के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेज तो होगा ही, है ना? तो देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है इसके। तो हमारा पहला नुकसान देखते हैं, चलिए। रिक्वायर गुड इंटरनेट कनेक्शन। अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती। यदि आपके पास नेट नहीं है तो क्या फायदा? क्या आप पेमेंट कर पाएंगे गूगल पे से? कर पाएंगे? जी पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फोन पे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना भी आवश्यकता है इसमें। तो an uninterrupted internet connection is a foremost requirement to use internet banking service. If you do not have access to the internet, you cannot make use any facilities offered online. Similarly, if the bank server are down due to any technical issue on their part, you cannot access net banking service. इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि आपके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है तो आप ऑनलाइन दी जाने वाली किसी भी सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह यदि बैंक सर्वर किसी तकनीकी समस्या के कारण बंद है तो आप नेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते। देख रहे हैं पहले डिसएडवांटेजेस। अब दूसरा देखते हैं। There is a concern for the security as online transactions are susceptible to hackers. ऑनलाइन लेन देन हैकर के लिए अति संवेदनशील होने के कारण सुरक्षा के लिए चिंता का विषय। No matter how much precaution banks take to provide a secure network, online banking transactions are still susceptible to hackers, irrespective of the advanced encryption. क्या बोला गया है कि बैंक चाहे कितना भी सावधानी बरते, सुरक्षित नेटवर्क प्रदान करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन अभी भी हैकर्स के लिए अति संवेदनशील है। एप्लीकेशन के बावजूद जो एप्लीकेशन है हमारी, सॉरी एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, एनक्रिप्शन के बावजूद एप्लीकेशन बोल सकते हैं, आप एप्लीकेशन का ही तो यूज कर रहे हैं। तो एनक्रिप्शन के बावजूद बट इसमें जो लिखा है वही पढ़ेंगे ना। मेथड यूज टू कीप यूजर डाटा सेफ
There have been cases where transaction data is compromised. This may cause a major threat, such as using the data illegally for the hackers' benefit. उपयोगकर्ता डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों के बावजूद ऐसे मामले सामने आए जहां लेन-देन डेटा से समझौता किया गया है। इससे हैकर के लाभ के लिए डेटा का अवैध रूप से उपयोग करने जैसे बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। डिफिकल्टी फॉर बिगनर डिफिकल्टी फॉर बिगनर शुरुआती लोगों के लिए कठिनाई जैसे as there are people who are far away from the web of internet, it is whole new deal for them to learn how net banking works. First, still, if there is nobody who can explain them on how internet banking works and the process flow of how to go about it, it will be very difficult for inexperienced beginners to figure it out for themselves. क्योंकि ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट जाल से बहुत दूर हैं, उन्हें इंटरनेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, उनके लिए जो यह सीखना है बिल्कुल नया काम है कि नेट बैंकिंग कैसे काम करता है। इससे भी बुरी बात तो यह है कि अगर कोई ऐसा ना हो जो उन्हें समझा सके कि इंटरनेट बैंकिंग कैसे काम करता है, तो इसे कैसे करना है। अनुभवी शुरुआती लोगों के लिए इसे खुद समझना बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी पासवर्ड। सिक्योरिटी पासवर्ड, पासवर्ड सुरक्षित रखना। Every internet banking account requires the password to be entered in order to access the services. Therefore, the password play a key role in maintaining integrity. If the password is revealed to others, they may utilize the information to devise some fraud. Password is one of the important things as password theft may occur. So one must frequently change our password to avoid any possible fraud. क्या बोला है कि हर इंटरनेट बैंकिंग खाते में सेवाओं तक पहुंचने के लिए पासवर्ड दर्ज करना जरूरी होता है, मतलब पासवर्ड डालना जरूरी होता है। इसीलिए पासवर्ड बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। अगर पासवर्ड दूसरों को पता चल जाता है तो आपको पता है क्या होगा, तो वे इस जानकारी का इस्तेमाल धोखाधड़ी करने के लिए कर सकते हैं। पासवर्ड सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है क्योंकि पासवर्ड चोरी हो सकता है। इसीलिए किसी भी संभावित धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड बार बार बदलना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है RTGS। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखते हैं क्या होता है। As the name suggests, immediate transfer of funds and or securities takes place. जैसा कि नाम से पता चलता है, धन और प्रतिभूतियां का तत्काल हस्तांतरण होना। RTGS means real time gross settlement. RTGS का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। This too is an electronic route of funds transfer. यह भी धन हस्तांतरण का एक इलेक्ट्रॉनिक मार्ग है। It is actually a continuous process of settling the payment. Transactions are handled individually and not grouped together. It is primarily for use bank-to-bank transfers operated under the watchful eyes of the central bank. Once the transactions are completed, they cannot be reversed. क्या बोला गया है? यह वास्तव में भुगतान निपटाने की एक सतत प्रक्रिया है। लेन-देन को व्यक्तिगत रूप से संभाला जाता है और एक साथ सामूहिकृत नहीं किया जाता है। यह मुख्य रूप से बड़े बैंक से बैंक हस्तांतरण के लिए है जो केंद्रीय बैंक की सतर्क निगाहों के तहत संचालित होता है। एक बार लेन-देन पूरा हो जाने के बाद उन्हें उल्टा नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, हस्तांतरण मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं आपको समझ आ रहा हो। मैं आपको हस्तांतरण का मतलब बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, हस्तांतरण का मतलब होता है कि हस्तांतरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें एक व्यक्ति या संस्था द्वारा धन, संपत्ति या अधिकार को दूसरे व्यक्ति या संस्था को स्थानांतरित किया जाता है। आई होप अब आपको समझ आ गया। यदि आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, आप कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा।
आप निश्चिंत होकर कमेंट में आंसर दीजिए, बस फालतू बात। जो क्वेश्चंस हो उसको लिखिए और पूछिए, मैं आपको जरूर दूंगा उसका। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। NEFT, नेफ्ट, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड। ये ऊपर हमने पढ़ा था RTGS, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, क्या होता है मैंने आपको बताया। और नेफ्ट, अब नेफ्ट पढ़ेंगे। नेफ्ट क्या होता है? द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ नेशन वाइड प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग पेमेंट। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह भुगतान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मंच है। मंच। It is quite easy to use and no physical transfer is involved, so the risk and inconvenience associated with it are avoided. क्या बोला गया है कि इसका उपयोग करना काफी आसान है और इसमें कई भौतिक हस्तांतरण शामिल नहीं है, इसीलिए इससे जुड़े जोखिम और असुविधा से बचा जा सकता है। Due to penetration of online banking in the country, it is also gaining in popularity to avail their services. This bank IFSC code पता होगा आपको। IFSC कोड आपके पासबुक में लिखा होता है, एक IFSC, और हर का अलग अलग होता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का IFSC कोड आपके हिसाब से होगा। Need to mention along with the name of the account holder, account number, and the name and branch of the bank to which the funds need to be transferred. देश में ऑनलाइन बैंकिंग के प्रसार के कारण यह भी लोकप्रिय हो रहा है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए बैंक IFSC कोड के साथ साथ खाता धारक का नाम, खाता संख्या और उस बैंक का नाम और शाखा का उल्लेख करना होगा जिसमें धन हस्तांतरित करना है, जिसमें पैसा जमा करना है। अब है IMPS। IMPS क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इमीडिएट मतलब क्या होता है? जल्दी, जल्दी पेमेंट का सिस्टम। पढ़ लेते हैं चलिए। ऑल्सो कॉल्ड एज इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इसे तत्काल भुगतान प्रणाली भी कहा जाता है। इट इज अ सर्विस बाय द बैंक। इट वॉज अ पायलट मोबाइल पेमेंट सिस्टम initially and offer quick electronic funds transfer services through mobiles. क्या बोला है? यह बैंक द्वारा शुरू की गई एक सेवा है। यह शुरू में एक पायलट मोबाइल भुगतान प्रणाली थी और मोबाइल के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा प्रदान करती है। मोबाइल बैंकिंग और SMS are utilized for this, and accounts can be accessed using mobiles. To use these services, the customers must first register with the IMPS services of the bank. It is very convenient for the user and a quick method of funds transfer. इसके लिए मोबाइल बैंकिंग या SMS का उपयोग किया जाता है और मोबाइल का उपयोग करके खातों तक पहुंचा जा सकता है। इस सेवा का उपयोग करने के लिए ग्राहक को पहले बैंक की IMPS सेवा के साथ पंजीकृत करना होगा। यह उपयोगकर्ता के लिए बहुत सुविधाजनक है और फंड ट्रांसफर का एक त्वरित तरीका है। ठीक, आई होप को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं ATM। ATM, ATM, पेटीएम, ATM। चलिए ATM पढ़ते हैं। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आप में से जिसमें से पैसा निकालते हैं, आपके पास एक कार्ड होता है। चलिए पढ़ लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ आए। Popularly called in layman's language as anytime money. It actually stands for automated teller machine. As the name means, it is a machine that has to manage the money of the account holder. Payments and deposits can be made through this without visiting the bank branch. The users individually can gain access account to get updated about the latest amount in the account. For money transaction, either a debit card or a credit card is used. PIN authentication might be needed in certain cases. आम भाषा में इसे एनी टाइम मनी के नाम से जाना जाता है। वास्तव में इसका मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक ऐसी मशीन है जो खाता धारक के पैसे का प्रबंधन करने में मदद करती है। बैंक शाखा में जाए बिना इसके माध्यम से भुगतान और जमा किया जा सकता है।
उपयोगकर्ता व्यक्तिगत रूप से अपने खाते में नवीनतम राशि के बारे में अपडेट प्राप्त करने के लिए अपने खाते तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। पैसों के लेन-देन के लिए या तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है और पिन प्रमाणीकरण की आवश्यकता हो सकती है। आपको पिन ज़रूरत पड़ती है ना, जब आप एटीएम में कार्ड डालते हैं तो फिर पिन डालना होता है, तो पिन की आवश्यकता वही बताएँ क्या है? तो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। व्हाट इज़ डेबिट कार्ड एंड व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड? क्या होता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड? नेक्स्ट है हमारा, तो लिखा है डेबिट कार्ड इज़ अ कैशलेस रोड ऑफ मेकिंग पेमेंट। So cashless route of making payment, it debits money from a customer's account directly when it is used. It may be used to buy products and services and to make payments or for cash withdrawing from ATM. Unlike credit card, the customer cannot use more than what is available in their account, so that limitation is there and is an advantage or disadvantage as of their customer. Use this unlike credit card, the user does not have to pay fees charge. क्रेडिट कार्ड ऑन द अदर हैंड, तो क्रेडिट कार्ड बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको डेबिट कार्ड बता देता हूँ। तो डेबिट कार्ड भुगतान करने का एक कैशलेस तरीका है। इसका उपयोग करने पर यह ग्राहक के खाते से सीधे पैसे काट लेता है। इसका उपयोग उत्पादों और सेवाओं को खरीदने और भुगतान करने या एटीएम से नकदी निकालने के लिए किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड के विपरीत ग्राहक अपने खाते में उपलब्ध राशि से अधिक का उपयोग नहीं कर सकता। जो क्रेडिट कार्ड के विपरीत ग्राहक जो है अपने खाते में उपलब्ध राशि से अधिक का उपयोग नहीं कर सकता, इसीलिए यह सीमा है और ग्राहक के दृष्टिकोण के अनुसार यह एक लाभ या हानि है। क्रेडिट कार्ड के विपरीत इनका उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को कोई शुल्क या प्रभाव नहीं देना पड़ता। Credit card, on the other hand, are card used for payment like debit card, but the user has to promise the card issuing the authorities that payment and other charges levied will be processed. The card issuing authority gives a line of credit to the card user through which the payment can be made. दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की तरह ही भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कार्ड है, लेकिन उपयोगकर्ता को कार्ड जारी करने वाले अधिकारियों से वादा करना पड़ता है। मतलब जो इशू कर रहा है, जो आपको दे रहा है, को प्रॉमिस करना होता है कि भुगतान और लगाए गए अन्य शुल्क संसाधित किए जाएंगे। कार्ड जारी करने वाला प्राधिकरण कार्ड जारी करने वाले अधिकारियों को यह वादा करता है कि भुगतान और लगाए गए अन्य शुल्क संसाधित किए जाएं। यदि मैं आपको डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड शॉर्ट में बताऊं, जिस मुझे पता है आपको इसमें समझ आया होगा कि नहीं, और वैसे भी आपको ये पता ही होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या होता है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो मैं चलिए आपको आसान में बताता हूँ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही वित्तीय टूल है, ये तो आपको पता होगा कि ये एक दोनों ही कार्ड हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जो होता है वो खरीदारी करने के लिए किया जाता है। दोनों का इस्तेमाल खरीदारी करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो डेबिट कार्ड से खरीदारी करने के लिए होता है वो आपके खाते में पैसे होने चाहिए, और जो वही दूसरी तरफ जो क्रेडिट कार्ड है उससे खरीदारी करने के लिए आपको पहले से तय लिमिट तक खर्च करने की अनुमति मिलती है। आपको एक लिमिट मिल जाती है कि आपको इतना ही खर्च करना है और आपको उसको इंटरेस्ट के साथ देना भी पड़ता है वापस। तो आई होप समझ आ गया होगा अब आपको कि क्या होता है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। यदि मैं आपको 2-3 अंतर भी बता दूं तो आप बोर तो नहीं होंगे। तो मैं चलिए 2 अंतर और बता देता हूँ। डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर पैसे सीधे खाते से कट जाते हैं, वहीं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर पैसे कार्ड से कटते हैं, लेकिन उन्हें चुकाने के लिए समय मिलता है। और दूसरा हमारा है, डेबिट कार्ड के लिए कोई वार्षिक फीस नहीं वसूल की जाती, लेकिन कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक वार्षिक फीस वसूल करता है। तो मैंने आपको 2 बता दिया, आपका मन है तो मैं 1-2 और बता सकता हूँ। चलिए छोड़िए, नहीं तो आप बोलेंगे ज़्यादा ही बता रहा। तो एपीपी बेस्ड पेमेंट सिस्टम, एपीपी बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या है? तो एपीपी बेस्ड पेमेंट सिस्टम ऐप आधारित भुगतान प्रणाली। यू हैव, एपीपी का मतलब ऐप होता है। यू हैव सीन द राइज इन द
number of consumer using apps on their mobiles or computers for making payments. We eat every day articles like ready to eat food, stationery, etc., or durable like footwear, mobiles, etc. It is interesting to note how this works. While using the app to send your card information through the app to the payment gateway, which in turn sends the information to the card issue bank, which sends the request to your payment system like MasterCard, Visa, etc. After that, your reputation, मुझे आप कमेंट में जवाब दीजिए कि मास्टर कार्ड और वीजा में क्या डिफरेंस है. After that, your reputation is analyzed along with the terms and conditions. Then an authorization code is sent to complete the payment, and if all goes well, money is transferred to the seller's bank account. All this take place in a few seconds. Subject to internet speed, you are also able to track the status of your purchase online. आपने देखा होगा कि भुगतान के लिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ऐप्स का उपयोग करने के लिए उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि हुई, चाहे वो रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे कि रेडी टू ईट भोजन, स्टेशनरी का सामान या आदि चीज, टिकाऊ वस्तु जैसे कि जूते, मोबाइल आदि हो. यह देखना एक दिलचस्पी है कि यह कैसे काम करता है. ऐप का उपयोग करते समय ऐप के माध्यम से आपके क्रेडिट बोल दिया, आपके कार्ड की जानकारी पेमेंट गेटवे पर भेजी जाती है, जो बदले में कार्ड जारी करने वाले बैंक को जानकारी भेजती है, जो आपके भुगतान प्रणाली जैसे मास्टर कार्ड, वीजा आदि को अनुरोध भेजता है, जिसके बाद नियम और शर्तों के साथ आपकी प्रतिष्ठा का विश्लेषण किया जाता है. फिर भुगतान पूरा करने के लिए एक प्राधिकरण कोड भेजा जाता है, और अगर सब ठीक होता है तो पैसा विक्रेता के बैंक खाते में भेज दिया जाता है. यह सब कुछ ही सेकंड में हो जाता है. इंटरनेट की गति का आधार पर इंटरनेट पर देखा जाता है कि इंटरनेट की गति क्या है. आप अपनी खरीदारी की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने में भी सक्षम होते हैं. तो चलिए आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ये देख लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ये यूजिंग बीम ऐप है ना, 2.1 देख लीजिए आप, 2.2. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे यूपीआई से, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो आप भी बोर हो जाएंगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिए. सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा कहने. और शेयर से शेयर ज़्यादा करिए, सब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए. समझ गए? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके.